स्वागत है आपका नक्शा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। अगर विपक्ष की भूमिका सरकार से सवाल करने की है, उसे कटघरे में खड़ा करने की है, तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ये काम बाखूबी निभा रहे हैं। इस बार उनके निशाने पर खनिज बहुल राज्य झारखंड का डीएमएफटी फंड है। उनका दावा है कि बोकारो जिला में इस फंड में घोटाला हुआ है। जनरेटर और हाईमास्ट लाइट की खरीद बाजार से भी काफी ऊंची दर पर की गई है। वही जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि जिस वक्त घोटाले की बात कही जा रही है, उस वक्त बोकारो में विधायक और सांसद दोनों ही बीजेपी के थे और यह फंड उनकी ही परमिशन से खर्च होता है। इसी मुद्दे पर आज हम लेकर आए हैं आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो झारखंड की सियासत एक बार फिर सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में डीएमएफटी फंड में 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान से झारखंड में हलचल तेज हो गई है। पक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य में घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। बाबूलाल का आरोप है कि साल 2024-25 और चालू वित्तीय वर्ष में बोकारो जिले में 631 करोड़ रुपए डीएमएफटी फंड से निकाले गए। जनरेटर खरीदने में 7,57,000 की दर से भुगतान किया गया, जबकि बाजार में आज भी ये जनरेटर 3 से 5 लाख में उपलब्ध है। इसी तरह डिजिटल मैट्स और हाई मास्ट लाइट की खरीद में भी करोड़ों के गबन का आरोप है। जनरेटर की आपूर्ति की गई है 46 पंचायतों में, उसमें से दर है 7,97,526 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से। 7,97,526 रुपया प्रति जनरेटर के हिसाब से ये पंचायत भवन में, उसके हिसाब से जो कुल राशि होता है 3,66,86,200 रुपया। उसका अगर बाजार में जो हमने पता करवाया कि भाई अच्छे कंपनी जैसे अशोक लेलन जैसे कंपनी है 15 केवीए का, वो 3,07,000 में मिल जाता है। किर्लोस्कर कंपनी का 4,02,000 में मिल जाता है। नेता प्रतिपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, अन्यथा बीजेपी सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद करेगी। पूरे शहर में 187 जगह पर लगाया गया है, तो 187 जगह जो लगाया गया उसका रेट है 7,30,628 रुपया की दर से खरीदा गया है। अब कौन कंपनी का क्या खरीदा है वो जांच होगा तब पता चलेगा, लेकिन बाजार में हमने पता करवाने की कोशिश किया। ऑप्टोलेड 1,52,000 रुपया उसका अधिक मूल्य है। जेरेडा जो हाई मास्ट लगाता है उसका जो रोड पर जो लगाता है उनका 2,35,000 है। तो इसके हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो लगभग 12-13 करोड़ रुपया अधिक भुगतान कर दिया गया। इधर बाबूलाल मरांडी के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सतीश पॉल मंजूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी का ये बयान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। जितने भी घोटाले राज्य में हुए हैं उनकी शुरुआत बीजेपी के कार्यकाल से हुई। विपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के ताजा आरोप वास्तव में जनता का ध्यान भटकाने का ये एक नया प्रयास है। मरांडी जी को यह याद दिलाना जरूरी कि झारखंड में घोटाले और भ्रष्टाचार की जड़ें सबसे गहरी तब पड़ी जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। सबसे बड़ा सच यह है कि साहेबगंज में खनन घोटाला, रघुवर सरकार में भूमि लूट, आंगनबाड़ी और स्कूल के राशन घोटाले, कंपनियों को बेनामी जमीन देने का खेल, ये सब भाजपा के शासनकाल में हुआ। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य का भविष्य कीचड़ में ढकेलने का काम बीजेपी के नेताओं ने किया है। बाबूलाल जी
जब मुख्यमंत्री थे उसी समय सबसे ज्यादा घोटाले हुए थे। बीजेपी के शासनकाल में जेपीएससी घोटाला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, मुझे लगता है बाबूलाल जी को सोते उठते सिर्फ घोटाले नजर आते हैं, इसलिए कि शुरुआत से एक ट्रैक रिकॉर्ड घोटाले का रहा है इनका। चाहे वो जेपीएससी का घोटाला देख लीजिए, कैसे भाई भतीजावाद कितने कितने पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई थी, रेवड़ियां बांटी गई थी बाबूलाल जी के समय। उसके बाद अभी जिस दल में वो हैं, वो घोटालों के सरगना है वो लोग। सभी जिले में नगद पैसे से पार्टी का कार्यालय बनाया गया नोटबंदी के समय। उस पर जरा कुछ पूछिए ना बाबूलाल जी से, वो घोटाले कहाँ किए गए थे और कहाँ से पैसे आए। झारखंड में अरसे से डीएमएफटी फंड की जांच की मांग उठती आई है। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में डीएमएफटी फंड की जांच करते हुए ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ कैश और 18 किलो चांदी जब्त की है। झारखंड में ये मामला न केवल वित्तीय अनियमितताओं का बल्कि राजनीतिक दलों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप की जंग का भी बड़ा हिस्सा बन चुका है। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो राकेश त्रिवेदी के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बोकारो के डीएमएफटी फंड से 631 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई है। इसको लेकर जो है राज्य सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर बोला है कि सरकार और अधिकारियों की मिली भगत से इतने करोड़ की जो है अवैध निकासी की गई है, सरकार को पूरे मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार पूरे मामले में सीबीआई जांच कराती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इजाजत दी है अपने सहयोगी नीरज के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन आरोपों के बाद झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। गंभीर आरोप है 631 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाया और कैसे कैसे उन पैसों की निकासी की गई है, चाहे जनरेटर की बात की जाए या वॉल पेंटिंग तक किस तरह से पैसों का बंदरबाट किया गया, उसका पूरा जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अजय शाह है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। हमारे साथ अभिषेक साहू है, आजसू के नेता है, बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। डॉक्टर मनोज कुमार है, आरजेडी के नेता है, मनोज जी बहुत स्वागत है आपका। और राज उरांव है, कांग्रेस के नेता, राज साहब बहुत स्वागत है आपका। अजय शाह साहब से शुरुआत करते हैं। अजय जी, बेहद गंभीर आरोप बाबूलाल मरांडी ने लगाए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। एक बार हम आपसे मामला समझना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ एक जिले का भी उदाहरण पेश किया है और ऐसे अगर तमाम जिलों की बात हम कर लेंगे तो ये कहीं बड़ा ये नंबर हो जाएगा, ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊंचा जाएगा। तो एक बार हम पहले आपसे समझ लेते हैं कि क्या आरोप है आप लोगों के। देखिए इब्राहिम जी, 1993 में किताब आई थी रिचर्ड ऑटी की, जिसका जो शीर्षक था, जो कि थीसिस था, वो था रिसोर्स कर्ज। यानी उसको बाद में फिर भारत सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी लिया और उस पर यह बात आई थी कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जहाँ पर भी जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर मिनरल माइनिंग होती है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो उनको बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, लेकिन वो डेवलप ना होकर के अंडर डेवलपमेंट की श्रेणी में आता है जी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पर भी माइनिंग होती है, किसी चीज़ की माइनिंग हो, चाहे हम कॉपर की माइनिंग करें, आयरन की माइनिंग करें, तो वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं आती, चाहे हम इन्वायरमेंट की बात करें, हम सड़क की बात करें, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, बहुत सारी समस्याएं आती है। उदाहरण के लिए पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ साल पहले वहाँ पर आयरन माइनिंग से पानी जो लाल हो गया था कारो नदी का, जिसके बाद वहाँ पर लाल पानी आंदोलन भी जो हुआ कि इस नदी को साफ किया जाए, माइनिंग कंपनियाँ कर रही है। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आकर के एक बहुत ही इनोवेटिव स्कीम लेकर के आती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। और ये जो स्कीम का नाम है, स्कीम का नाम खास इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ड्स है, वो है कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। यानी इस स्कीम का मकसद है बिल्कुल जहाँ पर खनिज जो निकाला जा रहा है उसी क्षेत्र का कल्याण करना है। अब इस कल्याण को करने के लिए एक फंड बनाया गया अलग से, उसका नाम रखा गया डीएमएफटी फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। अब यहाँ पर भी एक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन। आमतौर पर एनजीओ के नाम फाउंडेशन होते हैं, रिलायंस फाउंडेशन होता है, न्याय फाउंडेशन होता है, पर डीएमएफटी फंड को फाउंडेशन इसलिए कहा गया क्योंकि ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रखा गया, ना स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रखा गया, बल्कि इसको ऐसा बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट के अधीन रहे, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट की समस्या अलग है, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मिनरल्स एक्सप्लोरेशन किए जा रहे हैं और इसलिए वहां को उठाए। और उसका मकसद बिल्कुल साफ था और भारत सरकार बार बार रेगुलेशन लेकर के आई है। लास्ट रेगुलेशन जनवरी 2024 में आया है और भारत सरकार ने कहा कि उस फंड का उपयोग केवल और केवल
उन्हीं क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जो समस्याएं माइनिंग के कारण उत्पन्न हुई है, यानी डिस्प्लेसमेंट की समस्या हो, जॉब की समस्या हो, इन्वायरमेंट की समस्या हो, वगैरह वगैरह। इस फंड में पैसा कहां से आएगा? तो इसका पैसा आएगा जो माइनिंग कंपनीज रॉयल्टी देती है, उसका लगभग 10% उसमें आएगा। और वर्तमान में पूरे के पूरे देश में यह फंड 80,000 करोड़ है और झारखंड में अकेले यह फंड 15,000 करोड़ के आसपास है। अब हमने आज जो मुद्दा उठाया है, हमारा जो मुद्दा है, सबसे पहला हमारा मुद्दा यह है, नंबर 1 की डीएमएफटी फंड को जिस पर्पस के लिए यूज किया जाना था उस पर्पस में इस्तेमाल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए सीएजी की रिपोर्ट यह कहती है कि डीएमएफटी फंड से यहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स उन्होंने जिम बनाए हैं, डीएमएफटी फंड से गाड़ियां खरीदी गई है, डीएमएफटी फंड से यहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने अपने अपने बंगलोज का रिनोवेशन किया गया है। यानी पहला ऑब्जेक्शन है कि आपने उस फंड को कहां खर्च किया। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा इस फंड को लेकर के ये है कि आपने जो फंड का इस्तेमाल किया वहां पर अनाप शनाप रेट से आपने जो है टेंडर का एलोकेशन किया। उदाहरण के लिए बोकारो में बाला पेंटिंग, मैं थोड़ा सा इसको स्पेल आउट सही से कर दूं, लोग वॉल पेंटिंग का, दिस इज नॉट वॉल पेंटिंग, ये बाला पेंटिंग है। बाला पेंटिंग का कॉन्सेप्ट कोविड के समय में आया था कि स्कूल के बच्चे जब स्कूल में जाएं तो स्कूल की दीवारों पे पोएम लिखा हो, एबीसीडी लिखा हो, ताकि उसको देखते हुए वो सीख सके। आश्चर्य की बात है कि बोकारो में सिर्फ बाला पेंटिंग में 60 करोड़ रुपए खर्च किया गया और एक स्कूल में 450 करोड़ की पेंटिंग की गई, यानी स्कूल की बिल्डिंग से कई गुना ज्यादा पेंटिंग का बिल जो आया। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं स्किल डेवलपमेंट का। बोकारो में कहा गया कि स्किल डेवलप करेंगे, करियर जो हम सुधारेंगे, और इसके लिए जो बिल बनाया गया एक छात्र पे 1 लाख रुपए, और इसका बिल आपने बना दिया 40 करोड़ रुपए का। लाइटनिंग कंडक्टर आपने खरीदे कि लाइटनिंग से लोगों को बचाने के लिए, उसका बिल आपने बनाया 10 करोड़ रुपए का। डिजिटल मेट्स खरीदे आपने, इसका बिल बनाया है 10 करोड़ रुपए का। यानी बहुत अनाप शनाप रेट में इसको जो है खरीदा गया। तीसरा हमारा ऑब्जेक्शन यह है कि टेंडर प्रोसेस में पूरे के पूरे प्रक्रिया का वायलेशन किया गया। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ लाइटनिंग कंडक्टर की अगर हम बात करें तो एक टेंडर में रेट होता है 4,80,000, दूसरे टेंडर में उसका रेट हो जाता है 5,30,000, तीसरे में 1,80,000, चौथे में 3,12,000, पांचवें में 5,40,000, फिर 1,80,000, फिर 1,80,000। यानी कि अगर हम मिनिमम बेस प्राइस भी लेकर के चले 1,80,000 का, तो 5.5 लाख रुपए में लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो खरीदे गए हैं। इसके बाद टेंडर प्रोसेस में सबसे बड़ा स्कैम ये है कि डीएमएफटी फंड का रेगुलेशन ये कहता है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 5 करोड़ से ज्यादा का टेंडर नहीं निकाल सकता है, उससे ज्यादा का टेंडर निकालने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। पर बोकारो में 8-8 करोड़ के टेंडर निकाले गए। लास्ट ऑब्जेक्शन हमारा इस चीज पे है कि जिस चीज के लिए आपने चीजों को खरीदा हायर प्राइसेस में, उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन नहीं किया। उदाहरण के लिए स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आपने जो 60 करोड़ रुपए स्पेंड किए, जब वहां पर जो स्किल डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस थे वहां पर जब लोग गए तो मालूम चला कि वो बिल्डिंग भी खाली पड़ी हुई है। यानी इतना बड़ा महा स्कैम बोकारो में हुआ। और हम बार बार कह रहे दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, बोकारो सिर्फ एक झलक है। अगर इस घोटाले को पूरे के पूरे राज्य में देखा जाएगा तो ये बहुत बड़ा मैसिव स्कैम जो है ये आने वाला है। इसलिए हम इसकी इंक्वायरी, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सीबीआई से डिमांड कर रहे हैं। चलिए राज साहब का रुख करते। राज साहब, जो रिपोर्ट हमने दिखाई और अजय शाह साहब ने जो सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट वाइज सारा चीज़ बता दिया कि जहाँ खर्च नहीं हो रहा था, जैसे जिम नहीं बनाना था, जिम बना है, रिनोवेशन का काम हुआ, गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, और कहाँ कहाँ निविदा जैसे बार बार निकाली गई, 10 गुना ज़्यादा रेट पर सामान खरीदे गए। तो मैसेज पूरा क्लियर है कि कहाँ पर घोटाले की बू आ रही है और बीजेपी का कंसर्न क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, पूरा टोटल प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो 1167 है और इसमें पूरे निकासी हुई है 1521.62 करोड़ रुपया। जो प्रायोरिटी सेक्टर में जो खर्च हुआ है वो करीब करीब 85% हुई है, जो कि 1338.45 करोड़ है। और अदर प्रायोरिटी सेक्टर जो होती है उसमें 241.67 करोड़ खर्च हुई है, जो कि 15% होता है। ये रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर, जो कि हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय योजना, उसके गाइडलाइन के अंतर्गत किया जाता है। और सीएजी और की रिपोर्ट बनती है इस पे, और इस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो डीएमएफ के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं
उनका भी रिपोर्ट रहता है। इस कमेटी में करीब करीब 15 से 16 लोग रहते हैं जी, जिसमें लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉडी रहते हैं। इसमें डीसी चेयरपर्सन होते हैं, बाकी जिला के प्रशासनिक अधिकारी इसमें मेंबर रहते हैं। मैं बोलता हूं कि बीजेपी जब इस तरह की मीटिंग आयोजित होती है जिला में डीएमएफटी को लेके, खर्च को लेके, तो ये क्या पकौड़े तलते हैं या सोए रहते हैं? उस समय इन्हें बोलना चाहिए था। मैं पूछूंगा कि 1338 करोड़ जो प्रायोरिटी सेक्टर है, किस मद पे उन्हें लगता है कि ज़्यादा खर्च हुआ है? और 10% जो रॉयल्टी की बात है, ये जो अफेक्टेड एरिया है, चाहे उनकी विस्थापना की हो बात, चाहे पानी सप्लाई की बात हो, चाहे नौकरी चौकरी की बात हो, चाहे उन्हें अलग अलग तरह की सेक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल की बात हो, उनके जीवोपार्जन की बात हो, तो उस मद पे खर्च किया जाता है। तो बाबूलाल जी का आज तक मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो हमारे मित्र भी है कुछ बीजेपी में बोल रहे हैं कि अब उनका आखिरी समय चल रहा है, तो अनगनल बयान दे देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में भाग जाते हैं, फिर उन्हें डांट फटकार के भगा दिया जाता है वहां से। मैं आज भी बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। जब ये सीएजी की रिपोर्ट इसके डिटेल्स के साथ बता रहे हैं ना कि कहां पर क्या खरीदा गया है, सोलर लाइट की बात की जाए, जनरेटर की बात की जाए। मैं बोल रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डीएमएफ के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, उनका भी रिपोर्ट आना चाहिए। कहाँ गलत बोला जा रहा है? कहीं पर गलत नहीं बोला जा रहा है। आप खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं आप, तो इस तरह के अनगलत बात बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। ये डीएमएफटी का लड़ाई नहीं है, ये विकास का लड़ाई हो गया है। अब जहां हम हेमंत को लोग चाह रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को चाह रहे हैं और विकास की बात हो रही है, वहां विकास विरोधी बात होती है। रोकने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा दिया जाता है। अच्छा, चलिए एक बार अभिषेक जी का रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, ये जो राज ने पॉइंट उठाया, ये वैलिड पॉइंट है कि जो कमेटी है उसमें तो सांसद होते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, विधायक होते हैं। तो ये जो घोटाला घपला हो रहा था, जो बीजेपी कह रही है, आप लोग भी उससे इत्तेफाक रख रहे, तो उस वक्त क्यों नहीं इस बात को कि भनक आई या उजागर हुई ये बातें? राज जी जो बोल रहे हैं, इनकी बातों में और आप जो सवाल कर रहे हैं उनकी बातों में एक ही फ़र्क है कि जो ये लोगों का चयन बता रहे हैं कि इसमें सांसद होते हैं और एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, तो बेसिकली ये डीएमएफटी का पूरा कंट्रोल डीसी के हाथ में होता है। तो डीसी के अप्रूवल के बाद ही ये सीएमओ के पास जाता है अप्रूव्ड होने के लिए। और कंप्लीटली अगर आपको मैं एकदम पारदर्शिता के तौर पे बताना चाहूँगा, जी, तो ये सरकार के नज़रों के सामने सारा फंड रिलीज होता है। जब तक सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, जब तक सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता, जब तक सरकार की रजामंदी नहीं होती है, तब तक ये फंड अप्रूव्ड होता ही नहीं है। किसी भी जगह की डीसी की बात करेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डीसी की बात करेंगे, तो ये इसका कार्यशैली इसी तरीके का है। कुछ लोग नज़दीकी लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी डीएमएफटी से, तो मैं सारी चीज़ों को बहुत तह तक जानता हूँ, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि डीएमएफटी का। और दूसरा ये क्या है कि जो राज जी का सवाल था, राज जी जो एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी पे मैं आता हूँ कि ये राज्य सभी का है जी। यहाँ पे कोई पार्टी की आजसू अलग है या कांग्रेस अलग है या जेएमएम अलग है या बीजेपी अलग है। ये मुद्दा सभी के विकास का है, सभी लोगों के विकास का मुद्दा है। तो मेरा ये मानना है कि आपको भी आगे बढ़ करके, आपको भी एक आवाज़ बन करके सच को सामने लेके आइए। नीपा पोती करने से बेहतर है कि आप सच को लेके, सच को उजागर कीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। जो लोग विस्थापितों, जैसे राज जी ने बताया कि विस्थापन लोगों के लिए वो फंड होता है, जहाँ पे दिक्कत है, जो एरिया माइनिंग का है, जहाँ पे फंड आता है डीएमएफटी के लिए, ये उनके विकास के डेवलपमेंट का है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है सभी के लिए, और यहाँ पे पार्टी से हट के हम लोगों को सोच करके आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से।
नहीं वो ठीक है, आप एकदम बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि झारखंड एज अ होल देखें पार्टी की भावना से ऊपर उठ के, तो भाई सबका है झारखंड के विकास में सबकी भारी भागीदारी सुनिश्चित करनी। लेकिन जो बातें हैं कि भाई विधायक है, सांसद है, उनकी परमिशन जरूरी है, ठीक है, मालिक डीसी होते हैं जिले के, और जैसा अजय जी ने भी बताया कि 5 करोड़ तक डीसी के हाथ में रहता है, लेकिन उन्होंने अपने से 8 करोड़ की योजना भी पास कर दी। अजय जी अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो ये तो फिर सीएमओ का आप लोग लिंक कैसे जोड़ रहे हैं, वो मैं जानना समझना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए क्या है ना, ये सीएमओ के पास जाता है जब भी कोई डीसी कोई डीएमएफटी का फंड रिलीज करते हैं, तो ये लेटर सीएमओ तक जाता है कि हम सो इन सो प्लेस पे सो इन सो डिस्ट्रिक्ट में ये काम करने जा रहे हैं, तो उसका पूरा का पूरा चिट्ठी सीएमओ तक भी जाता है। तो डीसी या सीएमओ को ये पता होता है कि कहाँ पे क्या फंड पे काम क्या होने वाला है। तो विदाउट डीसी सीएमओ के परमिशन के मेरे ख्याल से कोई फंड रिलीज नहीं करती है। तो इसकी जांच बिल्कुल तह तक होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और हम लोग, हमारी पूरी पार्टी इस पे सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएगी कि इसकी सीबीआई जांच हो, इसकी ईडी की जांच हो, और बेहतर जांच से सभी को इसका निष्कर्ष निकले। चलिए मनोज जी करूँ। मनोज जी, आरोप गंभीर है और जांच की मांग है, और वो भी केंद्रीय एजेंसियों से सीबीआई ईडी की इसकी जांच की मांग है। किस रूप में आप इस पूरे मसले को देख रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचारी लोग अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बने, और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री बना, उसके बाद देखिए जेपीएससी घोटाला में दिलीप प्रसाद आज भी जेल में है, शांति जी हैं, नागेश जी हैं। इससे बड़ा घोटाला कुछ हो सकता है क्या? जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों का इन लोगों ने भविष्य खा गया, पैसा बेच के लेक्चरर बना दिया, डीएसपी बना दिया, बीडीओ बना दिया, सीओ बना दिया। इस पर तो ये बात नहीं करते। आप देख लीजिए प्रथम जेपीएससी में क्या हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है, उनके राज में कुछ नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने तो घोटाले का जवाब घोटाले से थोड़ी होगा, सुना जाए। ऐसे जस्टिफाई नहीं करेंगे हम लोग। क्या जस्टिफाई करेंगे? हम लोग सवाल उठाते हैं ना बीजेपी पे, आप ही लोग सवाल उठाते हैं। आप लोग का सवाल मजबूती से पूछते हैं कि जब आपसे देश के बारे में बात किया जाता है आप लोग नेहरू पे क्यों चले जाते हैं? वर्तमान में रहिए। अरे तो वर्तमान में क्यों रहिए? भविष्य, वर्तमान जब चर्चा होगी तो केवल वर्तमान की ही चर्चा, तो वर्तमान में ही कर लीजिए आप। भविष्य की भी चर्चा होती है, जब राजनीतिक बात होती है तो भविष्य के। यही बाबूलाल मरांडी, जब इनके गांव में एक डैम बना था, हमको याद है वो भी पंक्ति, कि जब बह गया एक ही दिन में तो यहाँ से भागे गए कि हमें रात भर में सोया नींद नहीं आ रही है। वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप वर्तमान में आए, रघुवर दास जी की सरकार में घोटाला नहीं हुआ क्या? 1 करोड़ रुपया का टॉफी इन लोगों ने एक दिन में खा गया, टी शर्ट बांट दिया। ये घोटाला नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ये घोटाला नहीं माना जाएगा, चूंकि सारे लोग वहां दूध के धुले हुए हैं। इसलिए घोटाला अगर हुआ है तो जांच होगा। मैं उसको स्वीकार करता हूं। जो इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन बेवजह जहां विकास की बात हो रही है, जहां विकास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं खड़ा देख रहे हैं सरकार के साथ क्या? कुछ भी हो रहा है तो भ्रष्टाचार, सोच रहे हैं तो भ्रष्टाचार, उठ रहे हैं तो भ्रष्टाचार। अरे भैया, आपके राज में कितना भ्रष्टाचार हुआ वो भी तो स्मरण करिए, स्मरण रखिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई है। झारखंड की जनता इनको नकारने का काम किया है, इसलिए मुद्दा से भटकाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कहते हैं जीएफटी फंड का घोटाला हो गया। आपके एमएलए साहब क्या कर रहे थे? सोए हुए थे दूध पी के क्या? आपके एमपी साहब वहां क्या कर रहे थे? आपकी पार्टी के एमपी थे। ये भी तो प्रश्न उठता है, आप क्या कर रहे थे? ठीक है, डीसी मालिक होते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल नहीं है। जब कहीं रिप्रेजेंटेटिव है, जनता द्वारा चुना हुआ कोई प्रतिनिधि है, तो उससे बड़ा डीसी नहीं होता है। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? आप क्या कर रहे थे? जनता को आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे। ये बड़ी बड़ी बात कर देने से ऐसा नहीं होता है। एकदम जनता के हित में, जनता के लिए बात कीजिए। अगर घोटाला भी बोल रहे थे आंसू के मित्र कि विस्थापन के लिए, ऐसा नहीं है दोस्त। विस्थापन के लिए केवल वो फंड नहीं है, जो मिनरल से प्रभावित है उन तमाम लोगों के विकास का काम वहाँ होने के लिए वह फंड है, उसी से विकास करना है। और अगर कहीं हुआ है, फंड का डाइवर्सन हुआ है, तो जांच होगी, इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि विधायक क्या कर रहे थे वहाँ? आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सोए हुए थे। आज बाबूलाल मरांडी को कहाँ से अचानक ही पता चल गया कि इतना घोटाला हो गया?
इसलिए घोटालेबाज को घोटाला ही याद आता, विकास की बात वो नहीं करेंगे कभी। बाबूलाल मरांडी जब अदर पार्टी में थे क्या बोलते थे, सुना है, 1-2 वीडियो मेरे पास है। अब आज जब चले गए तो वही भाषा बोल रहे हैं। इसलिए ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का न नीति अच्छी है, न नेता अच्छे हैं, न नीयत अच्छी है। विकास के काम नहीं, विकास विरोधी लोग हैं ये लोग, विकास होने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि इनका सरकार नहीं है। इनकी सरकार रहती, डबल इंजन की तो सरकार थी यहाँ लंबे अरसों तक। आपने क्या किया, घोटाला नहीं हुआ क्या? हाथी उड़ा रहे थे, कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उस पर तो आप नहीं बोलिएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। ये हल्ला करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, झारखंड से नकार चुकी है। और आने वाले दिनों में इनका पता भी नहीं चलेगा कि इकाई में है कि दहाई में है। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक जो बात सामने आई है कि मनोज जी ने कहा है कि भाई इसकी जांच हो जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी से केंद्रीय जांच एजेंसियों से सीबीआई से जांच कराने की इसकी मांग कर रही है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद। तो डीएमएफटी फंड के घोटाले का आरोप नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया। आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये डीएमएफटी फंड होता क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई, इस फंड का किस तरह से होता है इस्तेमाल। देश भर की खनिज जरूरतों को पूरा करने वाला झारखंड विकास की तमाम गतिविधियों के लिए डीएमएफटी पर निर्भर है। देश भर के खनिज बहुल राज्यों में लक्ष्य और दिशा तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के द्वारा तय किया जाता है, लेकिन डीएमएफ फंड के खर्च को लेकर राज्य खुद तय करते हैं कि उन्हें इस फंड का क्या करना है। लगा है कि नहीं लगा वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि मूल्य किस प्रकार से इन लोगों ने लूटा है। पहला टेंडर हुआ 2 HP, माने पंप सेट है, सौर ऊर्जा से जो संचालित होता है। 2 HP 18 जगह का प्रति यूनिट 7,61,980 रुपये। दूसरा टेंडर है 2 HP 41 जगह प्रति यूनिट दर, अब बढ़ गया 8,85,914 रुपया। तीसरा टेंडर है 2 HP एवं 5 HP 62 जगह प्रति यूनिट 7,61,980 रुपया। चौथा टेंडर है 2 HP एवं 5 HP 43 जगह 8,85,714 रुपये। इसमें भी थोड़ा अलग अलग कंपनियों से कुछ हम लोगों ने पता करवाने की कोशिश की। जैसे लोबी है एक कंपनी LUBI 1,12,000 HP का। सोलरेटिव है 1,30,000 3 HP का। CRI है 1,70,000 5 HP का। झारखंड में डीएमएफटी का गठन झारखंड जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स के तहत किया गया है। इस कानून को 23 मार्च 2016 को नोटिफाई किया गया। चाहिए, मैंने सरकार से डिमांड की है, अगर वास्तव में, नहीं तो मेरा आरोप है इस घोटाला में अफसर और डीसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके संरक्षण में, उनके जानकारी में पूरी लूट हुई है, ये मेरा साफ साफ कहना है। और हमें जो जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा, प्रेस के लोग भी है, कल कोई मधुकर नाम करके व्यक्ति हमको टेलीफोन किया था, बोला कि नहीं सर हम लोगों को धमकी दिया जाता है। तो मैं सरकार से कहूंगा जिस किसी को भी अगर धमकी देने की काम करेंगे तो पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़ी है जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं। राज्य सरकार का काम है लोगों को व्यवस्थित करना। तो बाबूलाल जी को पहले ये खुलासा करना चाहिए कि उन दिनों में कौन लोग वहाँ के जनप्रतिनिधि थे और जो जनप्रतिनिधि थे वो क्या कर रहे थे, और इसका खुलासा भी सरकार नहीं किया, कोई बाबूलाल जी ने नहीं किया। क्योंकि जब हमारी सरकार के प्रतिनिधि वहाँ पर गए तब जाके ये मामला चला कि ये पूरा का पूरा गबन भाजपा के विधायकों और सांसद के द्वारा किया गया।
बाबूलाल जी शायद इस बात को भूल गए हैं कि जिस समय अगर आज इस बात को हम मान भी लेते हैं कि लूट हुई है, तो चंदन क्यारी के विधायक कौन था, बोकारो के विधायक कौन था, धनबाद के सांसद किस पार्टी का था, गिरिडीह का सांसद किस पार्टी का था। जिस समय लूट हुई है उस समय चूँकि माननीय विधायक, माननीय सांसद डीएमएफटी फंड का मेंबर होते हैं। लूट हुई तो उस समय उनका संज्ञान में क्यों नहीं आया, और जब हमारी सरकार आई है और संज्ञान में जब इस बात का है अगर लाया जा रहा है कि भाई लूट हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और आज बाबूलाल जी को डीएमएफटी फंड की याद आई, तो अगर आज याद आई तो बाबूलाल जी को अपने विधायकों से, उस वक्त के विधायकों से पूछना चाहिए कि आपने कितना कमीशन लिया, ये जो भ्रष्टाचार हुआ इसमें आपने कितना कमीशन लिया। बाबूलाल जी पूछ लें, पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार किसने किया है, सरकार ने किया या उनके विधायक ने किया है। तो चूंकि बाबूलाल जी अब पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, अब बाबूलाल जी क्या बोल रहे हैं ये उनको स्वयं का पता नहीं रहता है। नोटिफाई होने के बाद साल जून तक डीएमएफ ट्रस्ट में अब तक कुल 16,251 करोड़ 55 लाख रुपए जमा हुए हैं। डीएमएफटी फंड में जमा रकम के लिए नियम ये है कि जिस खनन कंपनी को 12 जनवरी 2015 से पहले पट्टा मिला, उन्हें 30% रॉयल्टी इस फंड में देनी होती है, जबकि 2015 के बाद पट्टा हासिल करने वाली कंपनियों को 10% रॉयल्टी देनी होती है। डीएमएफटी से ओडिशा को 32,568 करोड़ अब तक मिला है, जो सारे देश में सबसे ज्यादा है। 16,251 करोड़ के साथ झारखंड दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे, राजस्थान चौथे और 8,604 करोड़ के साथ मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो वापस अपने मेहमानों के पास लौटते हैं और अजय जी का रुख करते हैं। अजय जी, जो स्टूडियो में गेस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने जो बात उठाई और इस रिपोर्ट में जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं उसको ज़रा आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि लगातार यही बातें कही जा रही कि भाई उस डीएमएफटी फंड के जो कमेटी है उसमें तो स्थानीय सांसद विधायक रहते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं संज्ञान में लाया गया। और जैसा आप भी कह रहे हैं कि डीसी 5 करोड़ के ऑथराइज्ड होते हैं, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर का उन्होंने सेंक्शन कर दिया योजनाओं का। तो कैसे आप लोग किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष तक इसकी जो हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो पहुंची है और इन्वॉल्वमेंट सबकी है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि बार बार यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि अब बाबूलाल मरांडी को क्यों याद आया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस डेटा के आधार पर हमने सारा एलिगेशन लगाया है वो डेटा हमने प्रोड्यूस नहीं किया, वो डेटा सरकार की तरफ से ही काटी एक्टिविस्ट को दिया गया है। यानी पूरा का पूरा डेटा जो बेसिस है इस पूरे एलिगेशन का वो सरकार की तरफ से दिया गया, इसलिए कोई भी डेटा फैंसी नहीं है, सारे के सारे डेटा जो ऑथेंटिक है। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि उसमें सांसद है, विधायक है, भाजपा के सांसद विधायक थे। निसंदेह पूरे के पूरे झारखंड में डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई भाजपा का सांसद है, विधायक है। तो हमारा तो बिल्कुल साफ कहना है कि देखिए, विपक्ष के तौर पर हम तो सिर्फ जांच की डिमांड कर सकते हैं, हम जांच कर नहीं सकते हैं। आपकी सरकार है, आपके पास में सीआईडी है, आपके पास में एसीबी, आपके पास में सिविल पुलिस है। अगर आपको लगता है कि भाजपा के किसी सांसद विधायक की इसमें जो है इन्वॉल्व है, तो आप उस पर सीधी कार्रवाई आप कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप फंड का मैनेजमेंट का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कल को अगर रांची में कोई एक सड़क पे नगर निगम सड़क बनाता है और उस सड़क में हम एलिगेशन लगाते हैं कि 10 करोड़ का एलिगेशन होगा, तो आप क्या ये कहेंगे कि सारे के सारे वार्ड पार्षद के ऊपर केस चलाया जाए क्योंकि वार्ड पार्षद ने इसको पास किया इस योजना को? कहने का मतलब है कमेटी जो होती है, कमेटी का काम होता है एक एडवाइस करना कि हाँ ठीक है इस योजना पे खर्च किया जाएगा। कमेटी ने ये रिकमेंडेशन निसंदेह दिया होगा कि ठीक है बाला पेंटिंग में हम पैसे खर्च कर सकते हैं, पर बाला पेंटिंग में कितने पैसे खर्च होंगे, बाला पेंटिंग में टेंडर जो दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, टेंडर के टर्म्स कंडीशन क्या होंगे, बिल का भुगतान कौन करेगा, ये पूरा का पूरा जिम्मेवारी जो वो डीसी की है। अब हम यहाँ पर सीधे सीधे सरकार को जिम्मेवार क्यों ठहरा रहे हैं, मैं इसको आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ। सबसे पहली बात है कि 2022 की, और ये जो बार बार नेता लोग कह रहे हैं कि आज नहीं, आज की बात नहीं है, मेरा तो खुद का स्टेटमेंट आज से 1 साल पहले डीएमएफटी फंड के ऊपर में आज भी ऑन रिकॉर्ड है। एनीवे 2022 में यहाँ के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने इस बात को कहा
कि हम बार बार यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट से डीएमएफटी फंड का ब्यौरा मांगते हैं पर ये नहीं देते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, पीएजी ने सीएजी को लिखा है कि डीएमएफटी फंड का ब्यौरा हमें यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो राज्य सरकार ने डीएमएफटी फंड का ब्यौरा क्यों नहीं दिया, क्यों सीएजी से बचती हुई नजर आ रही है। नंबर 2, आरटीआई से जो डेटा हमारे पास सामने आया है वो डेटा आए हुए आज लगभग 10 दिन हो गया है। 10 दिन में बता दीजिए कि सरकार की तरफ से 1 इंच की भी कोई कार्रवाई हुई है या फिर नहीं हुई है, तो हम इसको मान लेंगे, इसलिए हमें इस पर शक पैदा हो रहा है। नंबर 3, हम वॉल्यूम के बारे में कह रहे हैं। जब बाबूलाल मरांडी जी ने जब कहा कि मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व है, और देखिए यहाँ पर जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जो है अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा। बाबूलाल मरांडी जी ने आज से 4 साल पहले शराब घोटाले के बारे में लेटर लिखा था, और आज आप ही की सरकार ने आपके एक सेक्रेटरी को अरेस्ट किया कि यहाँ पर बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है। ऐसे कई एलिगेशंस बाबूलाल मरांडी जी ने लगाया जो बाद में जाके फैक्ट में ट्रांसलेट हुए हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी जब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, उसमें सबसे बड़ा बेसिस ये है कि अगर ये स्कैम मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का हुआ होता तो जाहिर सी बात है हम बहुत बड़ा एलिगेशन मुख्यमंत्री जी के ऊपर नहीं लगाते। लेकिन अगर हम ये एलिगेशन लगा रहे हैं और फैक्ट के साथ बता रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 200-250 करोड़ रुपए अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो सकते हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट अगर आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी या फिर सरकार के जो आला अधिकारी या फिर सरकार में जो रांची में बैठे लोग हैं उनकी जानकारी के बिना अगर इतना बड़ा वॉल्यूम पैसा किसी डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल गया तो ये सोचने बात है। इसके बाद सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जनता के कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंट्रोल करने में एक तरफ हम सांसद विधायक रखे डिस्ट्रिक्ट के और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रखे, तो ये जनता को मालूम है कि सांसद विधायक का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर कितना चलता है, खास करके वो जो विपक्ष के सांसद विधायक हो। और मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि रूलिंग पार्टी की विधायक श्वेता सिंह ने, जिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हम बात कर रहे विजय यादव, रूलिंग पार्टी की विधायक ने कहा था कि ये हमारी बिल्कुल नहीं सुनती, कैबिन के अंदर तक आने नहीं देती, तो भाजपा विधायकों की कितनी चली होगी ये सोचने वाली बात है। और फिर से हम कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए, झारखंड राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो संभवतः पूरे देश में नहीं हुआ। एक सीनियर आईएएस अधिकारी को एक दिन में एफआईआर, एक दिन में इन्वेस्टिगेशन, एक दिन में गिरफ्तारी। तो अगर यहाँ का एंटी करप्शन ब्यूरो इतना स्ट्रांग है तो इस केस में भी बिल्कुल सामने आए। और यहाँ पर जो प्रवक्ता महोदय कुछ कह रहे हैं कि भाजपा में घोटाला हुआ, भाजपा में घोटाला हुआ, 6-7 साल आपकी सरकार को आए हुए हो गए हैं, भाजपा के किसी सांसद, किसी विधायक, किसी मंत्री के ऊपर में आपने एलिगेशन लगाकर उनको जेल में डाला है तो आप बताएं क्यों नहीं? क्या हमने तो ये करके दिखाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ईडी आती है, ईडी ने करके दिखाया, लेकिन आप सिर्फ बातें क्यों कर? अगर आपका फैक्ट है, सब्सटेंस है तो कार्रवाई कीजिए, केवल हवाई बातें करके जनता को भ्रमित करना बंद कीजिए। चलिए देखिए राज, बहुत प्रैक्टिकल बात कही। मनोज जी भी इसी बात को कह रहे थे कि भाई ये जांच हुई तो हम अगर भ्रष्टाचार हुआ तो हम जांच कराएंगे। अजय जी भी वही कह रहे हैं। और आप लोगों की एक आपत्ति रहती है कि भाई सेंट्रल एजेंसियों का लोग नाम ले लेते हैं, सीबीआई ईडी तक पहुंच जाते हैं। आप अपनी जांच एजेंसियों से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, एसीबी है, सीआईडी है, जांच करवा लिया जाए। क्या आप लोग इस तरफ बढ़ेंगे? देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं किसी चीज जांच को लेके। अगर लग रहा है कि इसमें घोटाला हुआ है और बोल रहे हैं, होना भी चाहिए। और जो आज भी ये सरकार है, प्रतिबंध है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक ऑफिसर हो, चाहे एक नेता हो, चाहे एक कर्मचारी हो, अगर घोटाला करता है, गलत करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। पर इस तरह के जो एलिगेशन है, मैं आज भी बोल रहा हूं कि बाबूलाल मरांडी जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और वो बीजेपी को सिर्फ वही चीज़ दिखता है, वो रंगा हुआ चश्मा पहनते हैं, और जो रंगा चश्मा वो खुद है, जो घोटाले की सरकार है, और उसी तरह का चश्मा वो पहने हुए हैं, दूसरों को भी लगता है कि वो वही कर रहे हैं। नहीं तो भेजिए सबको जेल। अगर भ्रष्टाचार हुआ, आप लोग जो अजय जी ने भी कहा कि 6 साल से आप लोगों की सरकार है, एफआईआर कीजिए, जेल भेजिए। दूसरी बात ये है कि जो डेटा दे रहे हैं, अभी अपने जैसा आपने बोला कि कहीं सोर्स से मिला हुआ है, अभी आरटीआई के माध्यम, इसमें तो ये तक प्रावधान है कि आप आरटीआई के माध्यम से डेटा ले सकते हैं। आप मंगाइए और देखिए क्या डेटा है इस पे। और अभी तक जो भी डेटा बोला जा रहा है, सिर्फ बोकारो जिला में 1177 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 1500 करोड़ के करीब फंड की निकासी हो रही है। अब इसमें कौन कौन से घोटाले हैं, क्या घोटाले हैं, समझना जरूरी है। सीएजी की जो रिपोर्ट में हम बात कर रही है, ये सिर्फ मुंह में बोल रहे हैं, अभी तक दिखा नहीं रहे हैं। जब आ जाएगी तो बात करेंगे। डीएमएफ की अपने अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उन्होंने भी अभी तक कुछ जिक्र नहीं किया है। तो ये सब जांच का विषय है। और अगर लगता है तो ये सरकार निष्पक्ष है और बेबाक है, क्लियर है, सब चीज़ों में क्रिस्टल क्लियर है कि
जो दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। चलिए अभिषेक जी से एक चीज समझ लेते हैं। अभिषेक जी, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई यहाँ की जांच एजेंसियों पर बीजेपी को भरोसा नहीं है, लेकिन अजय जी यहाँ पर कह रहे हैं, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी जी सीबीआई जांच की वकालत कर रहे थे, लेकिन एसीबी, और एसीबी का उदाहरण भी इन्होंने दिया है, एसीबी ने तो वो काम कर दिया। हम लोग कहते थे कि एसीबी छोटी मछलियों को पकड़ती है, लेकिन सीनियर आईएएस अधिकारी को पकड़ा। तो आपको लगता है कि अगर इस मामले में सरकार आगे बढ़ती है तो अपनी जांच एजेंसियों से, तो फिर आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा कि नहीं भाई अपनी जांच एजेंसी से सीबीआई करे, ईडी करे? बिल्कुल, देखिए सरकार को आगे बढ़ के और जांच कराए ना। यहाँ तो मैं अभी आपके ही न्यूज़ चैनल में देख रहा था कि जितने भी इनके सीनियर नेता हैं, इनको इस बात की ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग या बीजेपी वाले क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप उसको पकड़ो ना कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो लोग इस पूरे के पूरे मामले में दोषी हैं, उन पे कार्रवाई करो ना। एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के एक दूसरे के बारे में बोल के, मेरे ख्याल से ये मतलब राजनीति का मुद्दा है ही नहीं कि यहाँ पे राजनीति करना ही नहीं है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि कांग्रेस हो या जेएमएम हो, इन लोगों को अगर कोई भी बात आप कर दो, अब बाबूलाल जी की बात अगर करेंगे तो वो तो एक मुद्दा बता रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये घोटाला हुआ है, तो आप उसकी सिरे से जांच कीजिए, उसकी जड़ तक पहुंचिए। इतना कोई बहुत टफ काम नहीं, हर चीज़ पेपर में है। ठीक है, अजय जी की बात से कम्प्लीटली मैं सहमत हूँ, जो भी उन्होंने कहा कि हर चीज़ ही यहाँ पे पेपर पे मौजूद है, और आप उसको कराएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये सिर्फ बोकारो का ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, आप हर डिस्ट्रिक्ट की जांच कराइए ना। आपके पास लोगों की कमी थोड़ी है, आपके पास आईएएस अफसर की कमी थोड़ी है, आपके पास सिस्टम नहीं है, तो फिर आप 6-7 साल से कर क्या रहे हैं? सरकार में बने हुए हैं, और अगर कोई भी मुद्दा आपके सामने आ जाता है तो आप बिल्कुल पल्ला झाड़ने में बिलीव करते हैं। और पहले तो आप जानकारी ले लीजिए। अभी मैं सुन रहा था आपके आप तो राज्य सरकार की एजेंसियों पर ट्रस्ट ही नहीं करते ना, जांच करवा लेंगे भी तो आपको सूर्य हांसदा सीआईडी जांच कर रही है, आप लोगों को उससे इत्तेफाक नहीं है। नहीं, देखिए, क्योंकि राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है, तो राज्य सरकार अपने मुद्दे को कैसे उजागर करेगी? सिर्फ नीबापोती करती है राज्य सरकार। जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है राज्य सरकार के सामने, तो पल्ला झाड़ देती है कि नहीं ये हमारा नहीं है, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया। अरे भैया, किसी ने कुछ नहीं बोला, आप जांच कराइए, ये झारखंड का मुद्दा है, और आप सभी झारखंड वाले हैं, ये भी झारखंड के, मैं भी झारखंड का, आप भी झारखंड के हो, तो आपको झारखंड की चिंता करनी चाहिए, ना कि अपने राजनीति और अपने पार्टी की को देखना चाहिए। जो लोग इसमें लिप्त हैं, आप उनको बाहर निकालो खोद के यार, कोई इतना बड़ा मैटर ही नहीं है। चलिए मनोज जी, जो अजय जी ने भी कहा और अभिषेक जी भी कह रहे हैं कि भाई जांच हो जानी चाहिए, और आप भी अपने पहले सवाल के जवाब में ये कह रहे थे कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ है तो जांच होगी। भाई विपक्ष का काम है कि वो सरकार को आईना दिखाए, सरकार को रास्ता दिखाए। तो विपक्ष अगर बोल रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ करप्शन हुआ, उससे सरकार की छवि खराब होती है। जांच हो जाएगा, तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। निश्चित रूप से आपको जानकारी है कि इस जो भ्रष्टाचार की बात करें, इसको सबसे पहले हमारी सरकार ने ही पकड़ा, और सरकार के पकड़ने के बाद कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से चल रही है, कार्रवाई होगी। लेकिन किसी का भ्रष्टाचार का आरोप लगा देने से वो भ्रष्टाचारी नहीं हो जाएंगे। जब तक ये प्रूफ नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचारी, हम बोल रहे हैं भाजपा के कोई नेता को भ्रष्टाचार, हमारे कहने से वो भ्रष्टाचारी थोड़ी हो जाएंगे। जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा, जब तक वो प्रूफ नहीं होगा। अभी बोल रहे थे कि हमारे पार्टी में कहा, अरे भानु जी जेल में नहीं गए थे, कैसे करोड़ के उनके ऊपर घोटाला का चार्ज है, आपके पार्टी में है कि नहीं? लेकिन भाजपा में है, इसलिए भ्रष्टाचारी नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। कल तक आप शशि भूषण मेहता जब जेएमएम में रहते थे, पानी पी पी के गाली देते थे कि वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया। आज आपके यहाँ विधायक है, पाक पवित्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रूफ ही होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। ये जांच का मामला है, जांच का विषय है। जब जांच होगा तो पता चल जाएगा कि कौन इसमें संलग्न है। आप सीधे आरोप लगा दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं, शामिल है। मैं कह रहा हूँ बाबूलाल मरांडी जी का जैसा हमने सुना अभी स्पीच, आप कैसे कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संलिप्त है? क्या एविडेंस है आपके पास? ठीक है, इतना करोड़ रुपया का वहाँ हुआ है जांच, जो आप बता रहे हैं कि
खरीदारी में गड़बड़ हुआ है, 6 लाख का सामान 7 लाख में, 8 लाख में, जो भी वो बता रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है उसमें, इसका मतलब नहीं कि पूरा सरकारी महकमा उसमें इन्वॉल्व है। कोई 2 आदमी होगा, 4 आदमी होगा, लेकिन बेवजह मामले को तुल दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है, आला अधिकारी इन्वॉल्व है, और आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मुंह देख रहे हैं, ताक रहे हैं, क्या हो रहा है। अरे वहाँ कमेटी बनी है, कमेटी है, उस कमेटी में अभी बोल रहे थे कि कमेटी को केवल पास करने का पावर नहीं ब्रदर, कमेटी को निगरानी भी करना है। ऐसा नहीं है कि इतना रुपया फंड बनना है, विकास का काम होना है, पास कर दिया। अब विधायक क्यों होते हैं, एमपी क्यों होते हैं? इसलिए किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले सोचना चाहिए। और दूसरी बात कि जब एलिगेशन लग गया तो उसका प्रूफ आप नहीं कर सकते हैं, वो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट प्रूफ करेगा, आप एविडेंस देंगे तब होगा। हम बोल दे फरना आदमी भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी नहीं हो जाएगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होगा। सरकार गंभीर है, संवेदनशील है, जनता के लिए, जनता की सरकार है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जहां विकास की बात हो वहां विरोधी दल को भी खड़ा रहना चाहिए। ठीक है, विरोधी दल का काम है आईना दिखाना, कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है उसको उजागर करना, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां विकास की बात हो रही है, विकास का काम हो रहा है, वहां आपको खड़ा भी रहना होगा। केवल जब से सरकार आपकी गई है बस एक ही अलाप, यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, वहाँ भ्रष्टाचार हो गया, रात दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। अब आपकी सरकार जब थी तो कुछ हुआ ही नहीं, एकदम क्लीन था। चलिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा इसमें। जी जी। जहाँ हमारे सहयोगी बोल रहे हैं कि इसमें सीएमओ का या सीएम का इन्वॉल्वमेंट है, तब तो इस स्कीम को देखा जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत चलती है। और ये योजना जो गाइडलाइन डीएमएफटी का जो बनाया गया है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय योजना, यानी प्रधानमंत्री भी चोर है, उनके नाक के नीचे चोरी हो रही है। तो इन्हें समझना चाहिए कि किसी को चोर बोल देने से कोई चोर नहीं होता है, ये जांच का विषय है। और जो डेटा दे रहे हैं खुद बोल रहे हैं कि आईटीआई के द्वारा नहीं है, कहीं से मिला है इन्हें। तो ये इनकी डेटा सही है कि नहीं है, आईटीआई के थ्रू है, आईटीआई के थ्रू है। आपने बाबूलाल मरांडी ने ये बोला है, जिन्हें बोला है इस स्टेटमेंट को, और इसका प्रावधान भी आईटीआई के माध्यम से लेके अभी मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहा था उनका सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, देखिए, जानकारी का थोड़ा सा अभाव तो जरूर है विपक्षी पार्टियों के पास। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यहाँ पे एमएलए और एमपी का कोई रोल नहीं होता है डीएमएफ नहीं, रोल होता है। नहीं, आपको सही जानकारी नहीं है। रोल क्यों नहीं होगा? वो एक सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड में होते हैं। बार बार बता रहा हूँ, देखिए मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है, ये बात आपको आज से 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पता चल जाएगा। और जब भी डीएमएफटी की मीटिंग होती है वहां पर विधायक, सांसद और डीसी के बीच तू में हमेशा होता है। अगर आप लोकल अखबार खोलेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ डीएमएफटी को लेकर हमेशा होता है। मैं आपको एक और सच बताता हूं। जब से जेएमएम की सरकार आई है, जेएमएम के पसंदीदा डीसी हर जगह पे रहते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जब से जेएमएम की सरकार है, पिछले 6-7 सालों से कोई भी फंड जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वहाँ पे एमएलए और एमपी का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। ये बात आप फिर से रिकॉर्ड कीजिए। ये आपको गलत जानकारी है। ये मैं अपनी जानकारी बता रहा हूँ। सही और उनकी सहमति से ये सही गलत का फैसला तो 1 हफ्ते में आ ही जाएगा ना सबके सामने। डिसीजन डीसी लेते पर उनकी रायशुमारी जो मीटिंग होती है, जो कमेटी नहीं होती है। आप पढ़ के आइए, फाइनल डिसीजन डीसी लेते हैं, सीएमओ को बता, रायशुमारी उनसे की जाती है। रायशुमारी ने बताया जाता है। जी बोल रहे हैं कि अक्सर ये खबरें आती हैं कि भाई इस बैठक में सांसद और विधायक, रायशुमारी और बताने में फर्क होता है। वो ये बताते हैं। ये थोड़ा अच्छा, ठीक है, बाज़ाब्ता उन्हें चिट्ठी भेज के आमंत्रित किया जाता है कि फला दिन बैठक है। नहीं, बाबूलाल मरांडी जी आज से कल में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को लेटर लिखने वाले हैं, सीएजी को भी लेटर लिखने वाले हैं, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर भाजपा का भी कोई नेता इसमें अगर इन्वॉल्व है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, निसंदेह हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ की जो एजेंसीज हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीआईडी,
और जैसा कि आपने इब्राहिम जी कहा कि हम लोकल एजेंसीज की जांच पर भरोसा नहीं करते हैं, तो केस टू केस पे डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए सूर्या हांसदा की जब बात कर रहे हैं, तो सूर्या हांसदा के केस में सीआईडी जांच करेगी, वो भी एक ही व्यक्ति के अंदर है, सिविल पुलिस जांच करेगी, वो भी एक ही व्यक्ति के अंदर है, और जिस व्यक्ति के अंदर है उसी के अंडर के किसी ने इनकाउंटर किया, तो हम उस जांच पर भरोसा इसलिए नहीं कर रहे। लेकिन अगर सूर्या हांसदा के केस में अगर राज्य सरकार, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि यहाँ सालों साल से नहीं है, उसको बना करके अगर उसके हाथों को जांच करवाती, तो निसंदेह हम कुछ उस पर भरोसा करते। नहीं, बाबूलाल मरांडी इस मामले में सीबीआई जांच की वकालत करे, और कोई भी मामला हो, अजय जी आप भी जानते हैं कि अगर लोकल एजेंसी जांच करेगी नहीं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीबीआई जांच की अगर मांग हम लोग कर रहे हैं, तो अगर इसके पीछे भी बेसिस है ना। मान लीजिए आज तक आपने कोई जांच किया है, कुछ किया है, तो उस केस तो जैसे कि मान लीजिए अगर हम शराब घोटाले की बात करें, शराब घोटाले में हम बार बार इस बात को भी कह रहे थे कि जिस तरीके से एक IAS अधिकारी की रातों रात गिरफ्तारी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो उसके पीछे क्या बड़ी साजिश है। और बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, खैर उसमें नहीं जाना चाहता मैं, बहुत डिटेलिंग में चला जाएगा। तो वहाँ पर एक ग्राउंड हमने बताया था कि जो विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है, असल में गिरफ्तारी क्यों हुई है, किनको बचाने के लिए हुई है, हमने इसको बताया था। इसलिए हम ये देखिए, सीधी सी बात है, हम विपक्ष में है, भाजपा में है, केंद्र सरकार के अंदर जो एजेंसीज है, हम उस पर भरोसा करेंगे और उस पर हम जांच की मांग उठाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर ये कहेगा कि भाजपा के लोग इन्वॉल्व है, तो हम सीधी सी बात कहेंगे आप एसीबी से जांच करके कुछ एविडेंस करके दिखाइए। और हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम तो ईडी के जांच का एक एक आपके सामने, चाहे पत्थर घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कितने IAS अधिकारी यहाँ के जेल चले गए, हम तो एविडेंस के साथ बोल रहे कि देखिए हमने किसको दिखाया। चलिए, तो जो बातें लबोलुबाब निकल के आया है कि सत्ता पक्ष भी मान रहा है कि भाई अगर घपला घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होगी, और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल इंतजार करना होगा कि बाबूलाल मरांडी अभी और भी पत्र लिखने वाले हैं, जैसा अजय जी ने बताया, और स्टेट गवर्नमेंट का क्या कुछ स्टैंड होता है इस पर, क्या कुछ बयान आगे आते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अभिषेक जी आपका बेहद शुक्रिया, डॉक्टर मनोज आपका शुक्रिया, राज आपका बेहद शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।